हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक लंबे अरसे के बाद आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जो प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली पे है हमारा आज का टॉपिक। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और सबको हेल्प हो सके। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना क्या था। हम पॉइंट पॉइंट में चीज़ें देखेंगे। पहले पॉइंट में है वेद। वेदों के ज्ञान से हमारी वैदिक शिक्षा का आगमन हुआ था। वेद वेद हमारे कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये जो हमारे वेद हैं वो संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा समझा जाता है। वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। ठीक है, ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वेद। और वेद हमारे कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद था वो क्या था? ऋग्वेद। हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद, और इसकी रचना 1200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। F.W. थॉमस के शब्दों में अब हम देखेंगे कि H.W. थॉमस ने वेद के बारे में यानी हमारे वेद की प्रस्तावना में अपने शब्दों के माध्यम से क्या बताया है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। यह बात भी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। इसी काल को, जो वेदों का काल चलता रहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसको हमारे इतिहासकारों ने वैदिक काल कहा है। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे शिक्षा की संरचना एवं संगठन। वैदिक काल की जो शिक्षा की संरचना थी, स्ट्रक्चर जो था, और उसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका संगठन कैसे कैसे किस प्रकार से किया गया था, वो हमारा जो है दूसरा मेन टॉपिक है। इसमें भी कुछ विद्वानों का मत देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईस्वी पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले भारत में, हमारे जब प्राचीन भारत था तो उसमें प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार की उसकी शिक्षा का ही केंद्र था। जैसे उस समय बालक जो थे उनकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो परिवार ही था, मतलब परिवार के द्वारा ही उनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप सीजी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। उसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। पहले वैदिक काल में क्या था कि पहले परिवार के जो सदस्य होते थे वही अपने बालकों को शिक्षा देते थे। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा देना आरंभ कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली जो है वो दो व्यवस्थाओं में बट गई थी। पहला प्राथमिक व्यवस्था और दूसरा उच्च शिक्षा की व्यवस्था। तो हमारा जो पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा, अभी हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट होगा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता था? वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। जो हमारा वैदिक काल का समय था उसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो परिवारों में ही होती थी। इसमें लगभग 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन, मतलब कि किसी अच्छे दिन देखकर बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। विद्यारंभ यानी कि विद्या का आरंभ संस्कार कराया जाता था। यह संस्कार परिवार के जो कुल पुरोहित होते थे उनके द्वारा कराया जाता था। दूसरा जो हमारा है वो है उच्च शिक्षा।
उच्च शिक्षा वैदिक काल में उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद ही उनकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो हम वैदिक शिक्षा प्रणाली में दो महत्वपूर्ण संस्कार जो है हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला जो है प्रारंभिक शिक्षा में जो कराया जाता था विद्यारंभ संस्कार, मतलब विद्या का आरंभ संस्कार, और दूसरा उच्च शिक्षा में जो कराया जाता था वो होता था हमारा उपनयन संस्कार। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। इस शिक्षा के जो हमारी वैदिक शिक्षा थी उसके उद्देश्य क्या थे, उसका एम क्या था, उसका आदर्श क्या था। यहाँ पे भी हम डॉक्टर अलकेतर जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके शब्दों में देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य उस समय क्या था। ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना। प्रमुख जो था हमारा धार्मिकता का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना और ईश्वर की भक्ति में लीन होना। उसके बाद जो है हमारा व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श थे। ज्ञान के विकास में वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं, परंतु जो हमारा तीसरा नेत्र है वो हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है। यानी कि ज्ञान का जो विकास है वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें ज्ञान को ये माना जाता था कि ये मनुष्य का हमारा तीसरा नेत्र है। ज्ञान जो हमारे दो नेत्र हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं, परंतु जो हमारा तीसरा नेत्र है ज्ञान वो हमारे अंदर सूक्ष्म और दृश्य दोनों जगत का ज्ञान करवा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था। जो शिष्य होते थे गुरुकुल में उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार विहार आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी। जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण था। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें हमारे संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष बल दिया जाता था। नेक्स्ट है जो हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति ही मानी गई है वैदिक काल के अंतर्गत, कि मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा की पाठचर्या, क्यूरिकुलम ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। प्रारंभिक शिक्षा जो परिवार में दी जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा की पाठचर्या, मतलब प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी पाठचर्या थी, कैसे पढ़ाया जाता था। प्रारंभिक स्तर की पाठचर्या में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार पर धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। मतलब कि उस समय जो प्रारंभिक शिक्षा की पाठचर्या थी उसमें बालकों को भाषा पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, छंद शास्त्र और गणना तथा सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में उनमें नीति प्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा की पाठचर्या की। उच्च शिक्षा की पाठचर्या क्या थी। इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृति, भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथ,
कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन की शिक्षा ऐच्छिक थी। जैसे कि उच्च शिक्षा की जो पाठचर्या थी उसमें संस्कृत भाषा और व्याकरण, धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा तो अनिवार्य रूप से दी जानी ही थी, परंतु उसके साथ साथ ग्रंथ हो गए, कर्मकांड या ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक हो या शिक्षा, कृषि, पशुपालन की जो शिक्षा है वो ऐच्छिक थी। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हमें, हमारी इच्छा पे वो डिपेंड थी कि हम वो उनमें से कौन कौन सी शिक्षा लेना चाहते हैं या ले सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित दो रूपों में विभाजित किया गया। पहला जो है अपरा यानी कि भौतिक जगत, जो हमारे आसपास की वस्तुएं, चीज़ें, हमारा पर्यावरण जो है वो भौतिक है, और परा यानी कि आध्यात्मिक पाठचर्या। तो हम पहले अपरा पाठचर्या को देखते हैं। इसके अंतर्गत भाषा आती थी, व्याकरण आता था, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, संगीत एवं नृत्य, कताई, बुनाई, रंगाई, धातु कार्य, अर्थशास्त्र, व्यायाम, शिक्षा का अध्ययन, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा क्रियाएं सम्मिलित थी। और जो परा है, हमारी जो आध्यात्मिक पाठचर्या थी, इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ जो किसी भी प्रकरण को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ को, किसी भी यूनिट को, किसी भी एक छोटी बड़ी कोई भी इकाई हो उसको पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होती है हमारी विधियाँ, कि हम शिक्षण किस प्रकार से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनमें सबसे मेन महत्व जो होता है वो होता है शिक्षण विधियों का। वैदिक काल में जो शिक्षण विधि थी वो सामान्यतः मौखिक रूप से ही थी। प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था, जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि कहते हैं। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि। इसमें गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और शिष्य उनका जो उच्चारण था उसका अनुकरण करते हुए सीखते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें वो जो मंत्र थे, वेद मंत्र, जो पुस्तकें थी, जो उस समय की पाठचर्या थी, वो उनको कंठस्थ हो जाते थे। नेक्स्ट है हमारा व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे। जब मंत्र बालक कंठस्थ कर लेते थे तो गुरु जो थे उनकी व्याख्या करते थे और उनके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों का वर्णन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि। यह विधि उपनिषदकारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो कुछ जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उस पर मनन करते थे और चिंतन करते थे। इसको श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि कहा गया था। नेक्स्ट है कहानी विधि। उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। ये कहानियाँ पंचरत्न और हितोपदेश के नाम से संग्रहित है। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इस प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती थी। ये कहानी विधि में बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती थी और उस कहानी के अंत में उसका सारांश जो होता था, उसका निष्कर्ष वो बच्चों से पूछा जाता था कि इस कहानी से आपको कौन सी शिक्षा मिली। ऐसे कहानी विधि का प्रयोग करके भी वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण विधियों में प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, तर्क विधि भी सम्मिलित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है परीक्षाएं एवं उपाधियाँ। इनको भी देख लेते हैं। वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि किसी ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर सफल घोषित कर देते थे। सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही प्रमाण पत्र होती थी। परंतु जो छात्र गुरुकुलों को 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम तथा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें स्नातक, जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन कर लेते थे, उन्हें
वसु और जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी कि किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें रुद्र, और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। यानी कि जो 12 वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करते थे उसने स्नातक की डिग्री दी जाती थी, जो 24 का करते थे उन्हें वसु का, और जो 36 वर्ष के पाठ्यक्रम का पूरा करते थे अध्ययन उन्हें रुद्र, और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। इसी में हमारा जो महत्वपूर्ण 2 संस्कार होते थे वो था एक उपनयन संस्कार। उपनयन का जो अर्थ होता है सामान्य वो होता है पास ले जाना, यानी कि शिक्षा के प्रसंग में जो इसका अर्थ है कि शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता था, यानी कि गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन कहलाता था। तो इस संस्कार के बाद बालक को शिक्षकोपार्जन के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। और जो हमारा दूसरा संस्कार था वो समापवर्तन, यानी कि ये उपनयन संस्कार जो था वो शिक्षा प्रारंभ करने से पहले कराया जाता था, और ये जो समापवर्तन संस्कार है वो संपूर्ण शिक्षा के संपन्न होने पर कराया जाता था। समापवर्तन संस्कार में देखते हैं संपूर्ण शिक्षा कार्य संपन्न होने के पश्चात विद्यार्थियों का समापवर्तन संस्कार होता था। यह संस्कार गुरुओं की देखरेख में संपन्न किया जाता था। वर्तमान दीक्षांत समारोह समापवर्तन उपदेश का आधुनिक रूप है। अब नेक्स्ट वैदिक शिक्षा प्रणाली का जो मूल्यांकन है उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। वैदिक शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण देखेंगे। गुण के अंतर्गत सबसे पहला गुण क्या था कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य होता था, शिक्षा की व्यापक पाठचर्या थी, उत्तम शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, गुरु शिष्यों का अनुशासित जीवन था, गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे, गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण और संस्कार प्रधान जीवन शैली थी। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। अब दोष में भी देखते हैं हम, शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यानी कि जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था। आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन थे। शिक्षा जो थी वो अमनोवैज्ञानिक संरचना पर आधारित थी। अव्यवस्थित पाठचर्या थी, मतलब कोई व्यवस्थित पाठचर्या नहीं थी उसमें। रटने पर, कंठस्थ करने पर अधिक बल दिया जाता था। अनुशासन कठोर था। जन शिक्षा का अभाव था, यानी कि सामान्य जन को शिक्षा आसानी से नहीं मिलती थी। स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव, यानी कि स्त्री की शिक्षा भी समुचित रूप से उस समय नहीं थी। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल। ये रहा हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली के पहले गुण और नेक्स्ट दोष। अब हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का सारांश क्या निकलता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी। संस्कृति से हम अलग नहीं हो सकते। आज भी हमारी शिक्षा के मूल उद्देश्य मूल रूप से वही हैं जो वैदिक काल में थे। हम आज भी समस्त ज्ञान, विज्ञान, कौशल और तकनीक को शिक्षा की पाठचर्या में सम्मिलित करते हैं। शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है वह तो विकास के क्रम में होना स्वाभाविक है। ये रहा हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली का सारांश, और ये यहीं पे समाप्त होता है आज का हमारा जो टॉपिक था वैदिक शिक्षा प्रणाली। एंड नेक्स्ट, अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।